हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। या यू हर्ड इट राइट, इट्स अमलगमेशन। वो चैप्टर जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। मतलब यार, इतनी तो मुझे कभी बर्थडे पर विशेस भी नहीं आए जितने अमलगमेशन के लिए रिक्वेस्ट आए थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि अमलगमेशन चैप्टर अब तक, मतलब आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले तक आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है ना। लेकिन 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 आज आज जो डेट है याद रखना, ठीक है। आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए तो 1 जून है, क्योंकि मैंने 1 जून का आपको प्रॉमिस किया था। तो आज के दिन मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि आज से ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अब इसे हम आसान कैसे बनाएंगे? तो आसान हम कैसे बनाएंगे इसे? सबसे पहली बात, इसके सारे बातें, अमलगमेशन की जितनी भी बातें होगी सबको एकदम लॉजिकली देखेंगे, ठीक है ना। हर किसी का रीज़न जानेंगे। दूसरी चीज़, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे तरीके से। तो अगर ये कर लिया हमने तो ये हमारे लिए बहुत चैप्टर आसान बनने वाला है, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम बहुत धीमे धीमे चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोगों के लिए दिक्कत भरा है, इसलिए हम बहुत धीमे धीमे चलेंगे। मैं भी धीमे धीमे और आप भी धीमे धीमे ही चलोगे, ठीक है। इस चैप्टर को आसान बनाना है ना, तो इसमें हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो बस इतनी ही बताना था आपको। अब चलिए फटाफट से अपने अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के कलरफुल हैंड रिटन नोट्स निकालते हैं और अमलगमेशन चैप्टर को भी आसान बनाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज का क्या होने जा रहा है, अमलगमेशन। अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, एकदम साधारण शुद्ध में, तो इसको हम बोलेंगे क्या होने जा रहा है, कॉम्बिनेशन। कंपनीज का क्या होना जा रहा है, कॉम्बिनेशन। कंपनीज कंबाइन होने जा रही है, ठीक है। कंपनीज क्या होने जा रही है, कंबाइन होने जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। तो कंपनीज कंबाइन होने जा रही हैं, मतलब मिल रही हैं कंपनीज। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये दोनों कंपनीज क्या हो रही हैं, कंबाइन होने जा रही है। इसका मतलब कंपनीज मिल रही हैं। तो दिस मीन्स कि अमलगमेशन क्या क्या मतलब होता है, मिश्रण। कंपनीज क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है ना। तो एक हमने मतलब देख लिया, कंबाइन होने जा रही है यानी कॉम्बिनेशन, इफेक्टिवली मिल रही है यानी कि मिश्रण। और एक और चीज़ देखो, दो कंपनीज हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कि दो कंपनीज है 1 और 2, और ये दोनों कंपनीज क्या होने जा रही हैं, कंबाइन होने जा रही हैं, मिल रही हैं, मिश्रण हो रहा है, कॉम्बिनेशन और मिश्रण। यानी कि इसके बाद ये क्या होगा, एक ही तो हो जाएंगी कंपनी। पहले ये कंपनी अलग थी, ये कंपनी अलग थी, अब ये दोनों कंपनीज कंबाइन होने जा रही हैं, मिल रही हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक होने जा रही हैं, ठीक है, एक होने जा रही हैं। तो अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण। तो मुझे लगता है अमलगमेशन का जो वर्ड है उसका मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा। कंबाइन होने जा रहे हैं यानी कि एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, और मिलकर एक होने जा रहे हैं यानी एकीकरण, ठीक है ना। अब कंपनीज एक कैसे होंगी, ठीक है, कंपनीज एक कैसे होंगी, दिख रही है ना, एक कंपनी एक कंपनी, ये दोनों अलग अलग थी, अब ये दोनों कंबाइन हो रही है, मिल रही है, यानी कि एक हो रही है। अब कंपनीज एक कैसे होती हैं, तो उसके दो वेज हैं। कौन कौन से, एक पहला हो सकता है मर्जर। मर्जर का मतलब ये कंपनी अलग थी, ये कंपनी अलग थी, ठीक है, और दोनों कंपनीज मिल गई, इसको हम बोलते हैं मर्जर। सिंपल, दो कंपनीज थी, दोनों आपस में मिल गई, मर्जर हो गया। दूसरा, एक वे तो ये हो गया अमलगमेशन का। दूसरा वे क्या हो सकता है, ये एक कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है। इस कंपनी ने, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी ने इस कंपनी को उठा लिया, ठीक है, इस कंपनी ने इस कंपनी को उठा लिया। उठाने को क्या बोलते हैं अपन, अपन बोलते हैं टेकिंग ओवर, टेक ओवर कर लिया, ठीक है ना। तो कंपनीज का अमलगमेशन होना यानी कि कंपनीज का एकीकरण होना, वो कैसे हो सकता है, दो वेज होते हैं। पहला, या तो वो मर्ज हो जाए एक दूसरे में, मर्जर कर लें, पहला वे हो गया मर्जर का।
और दूसरा या ये हो सकता है कि एक कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो दूसरी कंपनी को उठा ले का मतलब टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो एक बार अमलगमेशन का मुझे लगता है आपको मतलब समझ में आ गया होगा। एकीकरण दो तरीके से वो कंपनीज एक हो सकती है, या तो दोनों आपस में हाथ मिला लें, मर्ज कर लें, मिल जाए तो उसको बोलेंगे मर्जर, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को उठा ले तब भी तो वो एक हो जाएंगी, तो वो हो गया टेकिंग ओवर। तो अब हम देखते हैं अमलगमेशन की डेफिनेशन। इन एन अमलगमेशन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू वन। अमलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में कंबाइन होती हैं और फिर क्या बन जाती हैं, एक हो जाती हैं, इनटू वन, यानी कि एकीकरण हो जाता है उनका। अब कैसे हो जाती हैं एक में, बाय मर्जर, या तो वो दोनों आपस में हाथ मिला लें, मर्ज हो जाए, मर्जर, या फिर दूसरा वे क्या हो सकता है, बाय वन टेकिंग ओवर द अदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को उठा ले, मतलब टेक ओवर कर ले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। स्टार्टिंग में हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, एक बार रफ्तार पकड़ लें फिर तेज़ी से भागेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे। तो अमलगमेशन हमें समझ में आ गया। अमलगमेशन में दो कंपनीज कंबाइन होकर एक हो जाती हैं, और वो कंपनी एक कैसे होती है, एकीकरण कैसे होता है, पहला वे होता है मर्जर का, दोनों आपस में जुड़ जाए, दूसरा होता है टेकिंग ओवर का, टेक ओवर कर लेती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को उठा लेती है। बस इतनी सी बात थी। ये हो गया हमारा अमलगमेशन का अच्छा सा मतलब, डेफिनेशन हमने देख ली। अब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में हम तीन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी वो तीन एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ अमलगमेशन, सेकेंड एब्सॉर्प्शन, एंड द थर्ड वन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक और होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसका एक सेपरेट चैप्टर है और वो चैप्टर काफ़ी पहले अपलोड भी हो चुका है, जिसको देखना है जाके देख सकते हो जिसने नहीं देखा है। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सेपरेट चैप्टर है। यहाँ पर हम कितनी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, सिर्फ तीन, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड दी थर्ड वन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तीनों एक से लगते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इनको पूरा डिफरेंस कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से इसका डिफरेंस देख लिया, आराम से इसका डिफरेंस देखेंगे और तीनों को एकदम अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये एक से लगेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग लगेंगे। तो इसके डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग का, तीनों का मीनिंग क्या होता है। पहले अमलगमेशन का मीनिंग देखते हैं। अमलगमेशन का मतलब देखो क्या होता है कि दो कंपनीज हैं, दिख रही है ना आपको ये रेड रेड वाली, दो एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, दो एग्जिस्टिंग कंपनी है और ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, हाथ मिला रही हैं, दोनों जनी मर्ज कर रही हैं एक दूसरे में। ठीक है, मर्जर, दोनों एक दूसरे में एक हो रही हैं और एक नई कंपनी बना रही हैं। ठीक है, एक नई कंपनी बना रही है। ये कंपनी पहले थी क्या, नहीं, ये दोनों, इन दोनों ने जब हाथ मिलाया ना, इन दोनों ने जब मर्जर किया तब ये कंपनी आई, एक नई कंपनी आई। ठीक है, एक नई कंपनी फॉर्म हुई, उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। अब इसको पढ़ते हैं, रीड आउट करें फटाफट। टू और मोर कंपनीज आर बाउंड अप, मतलब दो कंपनीज ख़त्म हो रही हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, मारुति मोटर्स एंड सुजुकी। मारुति मोटर्स जो कि इंडिया की है और सुजुकी जो कि जापान की, ये दोनों कंपनी क्या कर रही हैं, अपने आप को ख़त्म कर रही हैं। तो मारुति मोटर्स ख़त्म हो गई, सुजुकी जापान वाली वो भी ख़त्म हो गई, एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म, और उसके बाद क्या हो रहा है, एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है। क्या नाम है उस नई कंपनी का, मारुति सुजुकी। तो अमलगमेशन क्या होता है, जहाँ पर दो कंपनीज अपने आप को पहले ख़त्म करती हैं और फिर एक नई कंपनी बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, तो ये कंपनी ख़त्म हो गई, ये कंपनी ख़त्म हो गई, एक नई कंपनी बन गई मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी क्या करेगी, इन दोनों का बिजनेस को उठा लेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब ख़त्म होंगी, इस पर एसेट्स लाइबिलिटी होंगे, इस पर एसेट लाइबिलिटी होंगे, तो वो सारा का सारा किस पर चला जाएगा, मारुति सुजुकी में। ठीक है, सारी बातें बाद में की, बाद में देखेंगे, अभी सिंपल हम मीनिंग देखते हैं। तो अमलगमेशन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अमलगमेशन का सिंपल मीनिंग होता है मर्जर करना। ठीक है, एक दो कंपनीज है आपस में मर्ज हो गई और एक नई कंपनी जो है वो फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं एब्सॉर्प्शन। बहुत सिंपल,
दो कंपनी है जो एग्जिस्टिंग है, ये भी कंपनी जिंदा है, ये भी कंपनी जिंदा है, ठीक है। इसमें से एक कंपनी ने, मैंने आपको बताया ना, एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को उठा लिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को उठा लिया और अपने आप में जोड़ लिया होगा, वही एकीकरण हो गया, अपने आप में जोड़ लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई नई कंपनी नहीं बनी, दोनों कंपनी पहले से थी, ये भी कंपनी थी, ये भी कंपनी थी। इस कंपनी ने इसको उठा लिया, उठाने का मतलब टेक ओवर कर लिया और अपने साथ मिला लिया, ठीक है। कोई नई कंपनी यहाँ पर नहीं बनी, यहाँ पर कोई नई कंपनी बनी थी मारुति सुजुकी, लेकिन यहाँ पर कोई नई कंपनी नहीं बनी। ये बात समझ में आती है ना, दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी थी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को उठा लिया, बस इतनी सी बात है। एन एग्जिस्टिंग कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, उसने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, एग्जाम्पल मिंत्रा। तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को उठा लिया, टेक ओवर कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन। और इसमें दोनों कंपनीज क्या थे, एग्जिस्टिंग। हो सकता है फ्लिपकार्ट किसी और कंपनी को भी कर ले, उठाता जाए, तो वो तो फ्लिपकार्ट के हाथ में, आज मिंत्रा को उठाए, कल किसी और को उठाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वही लिखा है कि टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, या तो फ्लिपकार्ट मिंत्रा को उठाए या फिर और कंपनीज को भी उठा सकता है, टेक ओवर कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में तो डिफरेंस पता चल गया होगा। अमलगमेशन में होता है दो कंपनीज मिल रहे हैं, दो कंपनीज ख़त्म हो रहे हैं और एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या है, दो कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग थी उसमें से एक कंपनी ख़त्म हो रही है और एक कंपनी अभी भी ज़िंदा है, उस कंपनी ने इसको उठा लिया। यहाँ पर कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर नई कंपनी फॉर्म हो रही थी, यहाँ पर कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है। अब आते हैं हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ से समझाती हूँ, ये रहा ये एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, इसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं, मतलब इतने सारे लॉसेस होते हैं कि इसकी मार्केट में रेपुटेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ए लिमिटेड ने फ्रॉड कर दिया हो, तो भी इसकी मार्केट में क्या हो जाएगी, रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो ए लिमिटेड की इफ़ेक्टिवली अगर मैं बोलूँ, रेपुटेशन ख़राब हो गई है, चाहे वो फ्रॉड से हुई हो या फिर बहुत सारे लॉसेस से हुई हो, लेकिन ए लिमिटेड की अब रेपुटेशन मार्केट में बहुत ख़राब हो चुकी है। अब वो सोच रहे हैं अपने आप को कैसे बचाएं, ठीक है, अपने आप को कैसे बचाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी को बंद कर दिया ए लिमिटेड, और सारा का सारा बिजनेस उठा के यहाँ पर ले आए और एक नई कंपनी फॉर्म कर। ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रही है, इसका मतलब होता है एक नई कंपनी फॉर्म हो गई। एक दिमाग में जो चलता है ना, वो देखा होगा आपने कार्टून वगैरह में, जब हमारे माइंड में कुछ खुरापाती चलती है तो हमारे माइंड में ऐसे करके आते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे करके। उसी तरीके से ए लिमिटेड के माइंड में खुरापात चल रही है कि वो अपनी ये लॉसेस वाली कंपनी को, फ्रॉड वाली कंपनी को बंद कर दे और एक नई कंपनी फॉर्म कर दे और उसका नाम बी लिमिटेड रख दे, क्योंकि बी लिमिटेड तो एकदम क्लीन है, उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, उसकी रेपुटेशन तो एकदम नहीं बनेगी। तो यहाँ जो ए लिमिटेड का नाम ख़राब हुआ था वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा अगर हम उसका नाम क्या रख दें, बी लिमिटेड। तो ये लोग क्या करेंगे, ए लिमिटेड को ख़त्म कर देंगे और बी लिमिटेड हमारी नई कंपनी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। पहले नहीं थी बी लिमिटेड, क्या एग्जिस्टिंग कंपनी थी? नहीं, बी लिमिटेड एक नई कंपनी फॉर्म हुई है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक कंपनी को हम बंद करते हैं और दूसरी कंपनी को चलाते। सारा का सारा बिजनेस वही रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वही रहते हैं, एसेट्स वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। सिर्फ हम क्या करते हैं, ए लिमिटेड नाम को हटा के बी लिमिटेड कर देते हैं, जिससे हमारी रेपुटेशन बच जाए, जो पहले ख़राब हुई थी वो अब ना हो। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की एक बार डिफाइन देखते हैं। न्यू कंपनी विल बी फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एक नई कंपनी को हम फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो क्या करे, पुरानी कंपनी का, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका बिजनेस उठा ले।
इसलिए हम नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो समझा आपको अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो 3 एक्टिविटी हमें पढ़नी है, वो तीनों एक्टिविटी के बारे में आपको डिफरेंस क्लियर होना शुरू हो गया होगा। पहले में क्या होता है, मर्ज और फिर एक हो जाते हैं। दूसरे में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को उठा लेती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों कंपनीज होती हैं वो एग्जिस्टिंग होती हैं, पहले से ज़िंदा होती हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था उसमें एक कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग है उसमें लॉसेस होते हैं या फ्रॉड होता है, तो वो एक नई कंपनी फॉर्म करती है। ये जो कंपनी है ना बी लिमिटेड, वो पहले नहीं थी, एग्जिस्टिंग नहीं थी, ये नई कंपनी फॉर्म हुई है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को उठा लेती है। तो तीनों में फ़र्क है। अच्छा, अमलगमेशन का हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, जैसे कि मारुति मोटर्स और सुजुकी दोनों मिल गए हैं। अच्छा, अभी एक और रियल टाइम एग्जाम्पल हुआ है, वोडाफोन आइडिया एक दूसरे में मिल गए हैं, और वोडाफोन आइडिया, और ये दोनों मिलकर बन गए हैं वी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल ये रहा, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को उठा लिया। इसी तरीके से टाटा और कोरस दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी थी, टाटा ने कोरस को उठा लिया। अब यहाँ पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का भी एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल है, लेकिन वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। तो हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा उस पर बैंक अकाउंट भी है, बैंक, ठीक है। तो बैंक नाम से आपको समझना है कि मैं किस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, और वो एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपका रहेगा कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब तीनों की हमने मीनिंग देख ली। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, यानी कि कम से कम कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हो कि हमारा अमलगमेशन हो जाए, ठीक है। कम से कम कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हो कि हमारा अमलगमेशन हो जाए। तो अमलगमेशन का क्या मतलब होता है कि कंपनीज मिल रहे हैं और एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है। तो कम से कम 2 कंपनी तो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, है ना। कम से कम 2 कंपनीज तो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए जो लोग मिल रहे हो, और एक नई कंपनी बननी है तो एक कंपनी और हो गई, यानी कम से कम कितनी कंपनीज होनी चाहिए, 3 कंपनीज होनी चाहिए, तब हमारा क्या हो पाएगा, अमलगमेशन। तो एटलीस्ट 3 कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिल सकती हैं, ठीक है। तो 2 कंपनीज तो कम से कम होनी चाहिए जो आपस में मिल रही हों, जैसे वोडाफोन और आइडिया। तो 2 कंपनीज तो होनी चाहिए जो मिल रही हों, और एक नई कंपनी उन दोनों को मिलकर फॉर्म होगी, तो कितनी हो गई टोटल, 3 कंपनी। तो एटलीस्ट 3 कंपनीज, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से कौन सी कंपनी ख़त्म हो रही है, एक मारुति, दूसरी सुजुकी, और जो नया जन्म ले रही है वो कौन है, मारुति सुजुकी, ये तो पता है ना। तो टोटल कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हो गई, 3, कम से कम 3 कंपनीज। मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन में कितनी कंपनी कम से कम इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने उठा लिया, यानी कि एक कंपनी 2 कंपनी, तो कम से कम कितनी कंपनीज होनी चाहिए यहाँ पर, 2। तो फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को उठा लिया, यानी कि एक फ्लिपकार्ट हो गई, एक मिंत्रा हो गई, कितनी कंपनीज हो गई, 2। तो एटलीस्ट 2 कंपनी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एटलीस्ट की बात हुई है, यहाँ पर मिनिमम की बात हुई है, कम से कम। हो बहुत सारी सकती हैं, फ्लिपकार्ट मिंत्रा को भी उठा सकता है, किसी और कंपनी को भी उठा सकता है, किसी और को भी उठा सकता है, तो 3-4 हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई है मिनिमम, कम से कम कितने होने चाहिए। तो कम से कम 2 कंपनीज होनी चाहिए, एक वो जो ख़त्म हो रही है और एक वो जो उसे उठा रही है, यानी कि टेक ओवर कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन में कितने हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, एटलीस्ट 2 कंपनीज। अब आते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कितने कंपनीज इन्वॉल्व होंगे, ओनली 2। यहाँ पर वर्ड क्या है, एटलीस्ट नहीं है, यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ है, ओनली 2। ओनली 2 क्यों हुआ है, क्योंकि देखो ए लिमिटेड भी हम थे और बी लिमिटेड भी हम होने वाले हैं। ए लिमिटेड हम वो थे जिसने अपनी कंपनी में या तो फ्रॉड किया है या फिर बहुत सारे लॉसेज हो गए हैं, जिस वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में एकदम बर्बाद हो गई है, ठीक है। तो उस कंपनी को हमें बंद करना है और उस कंपनी के सारे एसेट्स
बिजनेस और शेयर होल्डर सब के सब कहाँ चले जाएंगे, बी लिमिटेड में। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 2। एक वो जो ख़त्म होगी और जिसको ख़त्म करके हम सारा बिजनेस कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, एक वो कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होंगी, ओनली 2 कंपनीज। एक वो कंपनी जो बंद होगी और एक वो कंपनी जो उसका सारा का सारा बिजनेस उठाने वाली है। तो एक कंपनी बंद और दूसरी कंपनी जो फॉर्म होने वाली है, ओनली 2 कंपनीज, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, एक मीनिंग कंप्लीट हो गया और मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व। पहले में कम से कम 3 होनी चाहिए, दूसरे में कम से कम 2 और तीसरे में खाली 2। सिर्फ 2 कंपनीज का काम है और किसी का नहीं है। अब आते हैं नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनी। क्या बात हुई है, ध्यान से देखना, न्यू नई कंपनी कितनी हुई है रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ मारुति बंद हुई, सुजुकी बंद हुई और दोनों में एक नया न्यू कंपनी फॉर्म हुई है जिसको हम बोलते हैं मारुति सुजुकी। क्या मारुति सुजुकी पहले था, नहीं, वो एग्जिस्टिंग थोड़ी था। मारुति और सुजुकी जब दोनों ने हाथ मिलाए तब जाके मारुति सुजुकी एक नई कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो गई, ओनली 1 रिजल्टेंट कंपनी इज फॉर्म। एक नई कंपनी कितनी बनेगी, 1। अब ये बताओ एब्जॉर्प्शन में क्या एक नई कंपनी फॉर्म हुई क्या, फ्लिपकार्ट भी पहले से थी, मिंत्रा भी पहले से थी, दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है। मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने उठा लिया, टेक ओवर कर लिया। तो फ्लिपकार्ट तो पहले भी थी, अभी भी है। तो यहाँ पे क्या कोई न्यू रिजल्टेंट कंपनी है क्या, नहीं, नो न्यू रिजल्टेंट कंपनी इज फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कितनी रिजल्टेंट कंपनी हुई, ओनली 1, एक ही हो सकती है। एक कंपनी बंद हुई और दूसरी कंपनी चालू हुई। तो ये बी लिमिटेड पहले था क्या, नहीं, बी लिमिटेड अभी आया है। तो बी लिमिटेड हो गई हमारी न्यू रिजल्टेंट कंपनी। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर कुछ भी नहीं क्योंकि दोनों पहले से एग्जिस्टिंग थी, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हुई। यहाँ पर एक नई कंपनी फॉर्म हुई है। तो न्यू रिजल्टेंट कंपनी का मतलब ये होता है कि जो पहले नहीं था लेकिन अब फॉर्म हुई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, अमलगमेशन क्यों कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को क्यों उठाया, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था, ऐसे ही मज़े मज़े में उठा लिया, नहीं। बहुत मिंत्रा जो थी वो बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली थी फ्लिपकार्ट को, दे भी रही थी, ठीक है ना, दे भी रही थी और आगे जाके बहुत टफ कंपटीशन भी देने वाली थी। तो फ्लिपकार्ट के माइंड में पहले ही क्लिक हो गया कि मिंत्रा अब अगर आगे और जाएगी तो ये मुझे बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाली है। इसलिए फ्लिपकार्ट ने क्या किया, मिंत्रा को उठा लिया, उसने अपने साथ ले लिया, ठीक है। तो उसने टेक ओवर कर लिया और बस। तो इसका क्या मतलब था, क्यों किया उसने टेक ओवर, ताकि कंपटीशन कम हो जाए, आगे जाके जो मिंत्रा उसे टफ कंपटीशन देने वाली थी वो कंपटीशन कम हो जाए। और एक और भी फ़ायदा होता है, दूसरा फ़ायदा क्या होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ये तो आपने बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट है, एक एक यूनिट की कॉस्ट कम होती जाती है। तो अब फ्लिपकार्ट ने जब मिंत्रा को टेक ओवर कर लिया तो अब लोग बहुत सारा उन्हें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब वो लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ही है, अमलगमेशन में भी ये सेम है। मारुति और सुजुकी जब दोनों साथ आएंगे तो मारुति सुजुकी आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों अब साथ में, दोनों ने क्या किया, हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो उनका कंपटीशन आपस में कम हो गया, कट हो गया कंपटीशन। दूसरा, वो साथ में आ गए तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो वो लोग क्या करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन में तो मैंने बता ही दिया, कंपटीशन कम हो जाएगा, जो आगे होने वाला था या अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा था तो वो कंपटीशन कट हो जाएगा और हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो हम क्या अचीव कर पाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कट कंपटीशन और अचीविंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ये क्यों करते हैं,
अब ये बात आई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, यहाँ तो हम वही कंपनी है और अभी भी वही है, तो फिर क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हुई थी, उसी को हम एक नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव रीड आउट करते हैं। इट इज़ डन टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि इस कंपनी को बंद कर रहे हैं, उस कंपनी को नया बना रहे हैं, ताकि जो ए लिमिटेड है उसका एक नया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनना है। हम क्या चाहते हैं कि इसको हम एक रीऑर्गेनाइज करें, एकदम अच्छे से काम शुरुआत करें, ठीक है। जैसे होता है ना, हम लोग बहुत गलत गलत स्ट्रेटजी बना लेते हैं, फिर हमारे गलत मार्क्स आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ बंद करके एक बार फिर से कुछ नए नोट्स, कुछ नई बुक्स, ठीक है, ताकि हमें पुरानी कुछ भी याद नहीं रहे, एक नई तरीके से रीऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद एक हम नई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, है ना। ये मेनली वो देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग आईडी बनाते हैं, ठीक है, फिर उनको बहुत बुरी तरीके से, जैसे कहीं उल्टा सीधा करते हैं वो लोग, तो उनको बहुत बुरी तरीके से बैन भी किया जाता है, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में बैन किया जाता है। फिर क्या करते हैं वो लोग, उस अकाउंट को डिलीट करते हैं और एक नया अकाउंट बना लेते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले उनकी जो आईडी थी उनसे उन्होंने बहुत गलत गलत काम किया था, इधर उधर से लिंक उठा के भेजे थे, तो उनको ग्रुप में बैन कर दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, तो वो एक अब नया अकाउंट खोलते हैं एक नए नाम से, ताकि उनकी रेपुटेशन बन जाए, रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग अगर किसी ग्रुप वगैरह में ऐड होगे तो। बाकी मैंने आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं, उनको देखते हैं। तो देखो एक कंपनी थी जी लिमिटेड और दूसरी कंपनी थी के लिमिटेड। तो जी लिमिटेड अपने आप को बंद कर देगी, के लिमिटेड अपने आप को बंद कर देगी, और ये दोनों साथ में आके क्या बन जाएंगे, जी के लिमिटेड, यानी कि दो कंपनीज आपस में मर्ज कर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। दूसरा एग्जाम्पल, एफ लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग है, एम लिमिटेड जो भी एग्जिस्टिंग है, दोनों ही एग्जिस्टिंग है। इसमें से एफ लिमिटेड ने एम लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, कंपटीशन कम करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों एग्जिस्टिंग थे, कोई भी न्यू रिजल्टेंट कंपनी नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू रिजल्टेंट कंपनी है, वो है जीके लिमिटेड। तीसरा एग्जांपल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, ए लिमिटेड जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में है तो इसको बंद कर देगी, और बी लिमिटेड एक नई कंपनी फॉर्म हो जाएगी। तो तीनों में देखो एक चीज़ सिमिलर है। क्या चीज़ सिमिलर है कि कुछ कंपनी बंद हो रही हैं और कुछ कंपनी नई फॉर्म हो रही है। यहाँ पर कौन कौन बंद हो रहा है, जी लिमिटेड, के लिमिटेड, और फॉर्म क्या हो रहा है, जी के लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी बंद होने जा रही हैं और ये कंपनी फॉर्म होने जा रही है, जी के, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये जो रेड वाली है ये कंपनी बंद होने जा रही है, और ये जो ग्रीन वाली एफ लिमिटेड ये तो एग्जिस्टिंग है और अब यही चलेगी एफ लिमिटेड। तो ये एफ कंपनी इसका बिजनेस उठा लेगी। यहाँ पर भी क्या है, एक लिमिटेड बंद होने जा रही है और एक कंपनी चलाने जा रही है, यानी कि हर किसी में क्या हो रहा है, कुछ कंपनी बंद हो रही है और कुछ कंपनी इस बिजनेस को चलाएंगी। तो उम्मीद है आपको तीनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तीनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है ना। अच्छे से समझ में आया ना, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़े। अब बात आती है तीनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि तीनों मतलब चाहे वो अमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों में सिमिलर है, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ कि तीनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर कैसे हो गया, तो उससे पहले, उसको जानने से पहले मैं आपको दो टेक्निकल टर्म्स बताना चाहूँगी। कौन कौन से, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। तो तीनों में सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हुआ, इस रीज़न को जानने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंपनीज को समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है। ट्रांसफरर कंपनी का मतलब होता है जो कंपनीज बंद होने जा रही हैं, जो कंपनीज बंद होने जा रही हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। तो देखो अमलगमेशन में कौन सी कंपनी बंद होने जा रही है आप बताओ,
जी लिमिटेड बंद होने जा रही है और के लिमिटेड बंद होने जा रही है। तो ये दोनों क्या हो गई, जी लिमिटेड और के लिमिटेड, ये दोनों हो गई ट्रांसफरर कंपनी। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कौन सी कंपनी बंद होने जा रही है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड क्या हो गई, ट्रांसफरर कंपनी। आगे डेफिनेशन पढ़े तो सबसे पहले यही बोला गया है, द कंपनीज गोइंग इनटू लिक्विडेशन, जो कंपनीज बंद होने जा रही है, लिक्विडेट होने जा रही है, वो कंपनीज क्या कहलाएंगी, ट्रांसफरर कंपनी। और मर्ज्ड कंपनीज, मर्ज्ड कंपनी यानी कि जो कंपनी दूसरे में जाके मर्ज्ड हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो एम लिमिटेड अब तो रही नहीं, खुद की अलग तो आइडेंटिटी है नहीं, ये किसके साथ मिल गई है, फ्लिपकार्ट के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, ट्रांसफरर कंपनी। तो तीनों में कौन कौन ट्रांसफरर कंपनी है, इसमें है जी लिमिटेड और के लिमिटेड, इसमें है एम लिमिटेड और इसमें है ए लिमिटेड। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी बंद होने जा रही हैं या फिर किसी और के संग चिपकने जा रही हैं, ये हम बोल सकते हैं ट्रांसफरर कंपनी। और दूसरा नाम होता है इसका वेंडर कंपनी। दूसरा नाम क्या होता है, वेंडर कंपनी। वेंडर क्यों बुलाते हैं ऐसे, देखो जी लिमिटेड बंद हो जाएगी, के लिमिटेड बंद हो जाएगी, तो ये अपना सारा का सारा पूरा बिजनेस किसी को बेचेगी, किसको बेचेगी, जी के लिमिटेड को। यानी कि जी लिमिटेड और के लिमिटेड अपना बिजनेस बेच रही है, यानी कि क्या कर रहे हैं, सेलिंग, सेलिंग हो रहा है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग कंपनी। और जो बेच रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर। सिंपल इज दैट। कोई सामान आपके यहाँ बेचने आता है तो आप क्या बोलते हो, उसको वेंडर ही तो बोलते हो। सिंपल, वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट्स वेंडर, जो भी सामान बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर। तो यहाँ पर जो बिजनेस बेच रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेंडर। तो हम दो नाम से बुला सकते हैं इसको, या तो ट्रांसफरर कंपनी या फिर वेंडर कंपनी। अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफरर। अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो जो बेचने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर कंपनी। उम्मीद है आपको पहला टेक्निकल टर्म ट्रांसफरर कंपनी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दूसरे टेक्निकल टर्म पे बढ़ते हैं, ट्रांसफरी कंपनी, और क्या बोल सकते हैं हम इसे, वेंडी कंपनी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ट्रांसफरर का हो गया, यहाँ पर ट्रांसफरी, यहाँ था वेंडर, यहाँ हो गया वेंडी। ठीक है, ये अजीब सा नाम लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये हमारे स्टडी मटेरियल का ही नाम है, मैं अपने आप से नहीं इसको बुलाया है। ठीक है, मैंने इसका निकनेम नहीं रखा है, इसका नाम हमारे स्टडी मटेरियल में है, आप एक बार पढ़ भी सकते हो। तो क्या नाम है, क्या टेक्निकल टर्म है, ट्रांसफरी कंपनी और वेंडी कंपनी। इसका मतलब जो होता है, जो कंपनी नई फॉर्म होने जा रही है या फिर दूसरे का बिजनेस उठाने जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नई कंपनी फॉर्म होने जा रही है, जी के लिमिटेड। तो ये क्या हो गई हमारी, ट्रांसफरी कंपनी। और यहाँ पर कौन सी नई कंपनी है बताओ, एम लिमिटेड नहीं है, किसने बोला, गलत बोला। यहाँ पर कौन सी है बताओ, ट्रांसफरी कंपनी एफ लिमिटेड, क्योंकि ये इसका सामान उठाने जा रही है ना। और यहाँ पर कौन हो गई, बी लिमिटेड। ठीक है, नई कंपनी कौन फॉर्म होने जा रही है, बी लिमिटेड। अब एक बार इसकी डिफाइन अच्छे से देख लेते हैं। द न्यू कंपनी विच इज़ फॉर्म टू टेक ओवर द लिक्विडेटेड कंपनी, वो कंपनी जो दूसरी लिक्विडेटेड कंपनीज का बिजनेस उठाने जा रही है, वो कंपनी जो लिक्विडेटेड कंपनीज का बिजनेस उठाने जा रही है, वो कंपनी जो लिक्विडेटेड कंपनीज का बिजनेस उठाने जा रही है। तो यहाँ पर कौन हो गई, बी लिमिटेड, और यहाँ पर कौन हो गई, जी के लिमिटेड। और द कंपनी विद विच द ट्रांसफरर कंपनी इज मर्ज, और वो कंपनी जिसके साथ ट्रांसफरर कंपनी मर्ज होने जा रही है। देखो यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, फ्लिपकार्ट और यहाँ पर कौन था, मिंत्रा। तो बोल रहे हैं वो कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जिसके साथ ट्रांसफरर कंपनी जुड़ने वाली है। ट्रांसफरर कंपनी कौन है, मिंत्रा। ट्रांसफरर कंपनी कौन है, मिंत्रा। तो ट्रांसफरर कंपनी जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रही है, जिस कंपनी के साथ चिपकने जा रही है, जिस कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी।
या फिर बोल सकते हैं वेंडी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी की पूरी डिफाइन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को भी उम्मीद है समझ में आ गई हो। वो कंपनी जो लिक्विडेटेड कंपनीज का बिजनेस उठाने जा रही है, या फिर वो कंपनी जो कि ट्रांसफरर कंपनीज को अपने आप में मर्ज करेंगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी और बोलते हैं वेंडी कंपनी, ठीक है। तो अब हमें ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों टेक्निकल टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अच्छा, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब ये था कि जो कंपनीज लिक्विडेट होने जा रही हैं, यानी कि जो कंपनीज बंद होने जा रही हैं। एक बात बताओ, जो कंपनीज बंद होने जाती हैं वो क्या बनाती हैं? जो कंपनीज बंद होने जा रही हैं वो क्या बनाएंगी, कौन सा अकाउंट बनाएंगी? दिख तो रही है आपको, बोली तो, देख के ही बोल दो, कुछ नहीं तो, ठीक है। तो वो कंपनीज क्या बनाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो देखेंगी ना हमारी एसेट्स कितने में रियलाइज़ हुए, हमारे लायबिलिटीज़ कितने में रियलाइज़ हुए, तो वो क्या बनाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो कंपनी बंद होने जा रही है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी, और वो क्या बनाती है? रियलाइजेशन अकाउंट। जो कंपनीज नई फॉर्म होने जा रही हैं, जो कि अब बिजनेस चलाएंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कंपनी, और वो किसका बनाएंगी? ठीक है, उनका अकाउंट कैसे होगा, उनका अकाउंटिंग कैसे होगी? वो क्या बनाएंगी? बिजनेस परचेज की एंट्रीज, क्योंकि ये कंपनी इस कंपनी का बिजनेस उठाने जा रही है ना, ये कंपनी बंद होने जा रही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बना रही है, ठीक है। और ये कंपनी इस कंपनी का क्या करने जा रही है? बिजनेस उठाने जा रही है। तो हम अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज तो पास करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफरी कंपनी बिजनेस परचेज करने जा रही है, तो वो क्या करेगी? बिजनेस परचेज की एंट्रीज करेगी। तो पास जनरल एंट्रीज फॉर बिजनेस परचेज, ठीक है। तो ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी बंद होने जा रही है, वो बनाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट, और ट्रांसफरी कंपनी जो दूसरों का बिजनेस उठाने जा रही है, परचेज करने जा रही है, उनको हम वो कौन सी एंट्रीज पास करेंगे? बिजनेस परचेज की। अब एक चीज़ देखी होगी आपने कि यहाँ पर ये दो कंपनीज बंद होने जा रही है, ये ट्रांसफरर कंपनी, तो ये दोनों क्या बनाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर एम लिमिटेड इसके संग जाने है, तो एम लिमिटेड क्या बनाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर कौन बंद हो रही है? ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड क्या बनाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि ये दोनों रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन, ठीक है। तीनों ट्रांसफरर कंपनी क्या बनाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है? यहाँ पर जी के लिमिटेड, यहाँ पर एफ लिमिटेड, और यहाँ पर बी लिमिटेड। तो ये तीनों क्या बनाएंगे? ये तीनों क्या करेंगे बताओ? बिजनेस परचेज की एंट्री। इसका मतलब तीनों में सेम ही तो है, तीनों में कुछ ट्रांसफरर है, कुछ ट्रांसफरी, कुछ ट्रांसफरर, कुछ ट्रांसफरी, कुछ ट्रांसफर, कुछ ट्रांसफरी, यानी कि हर किसी में कुछ कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है और कुछ कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है। तो कुछ लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और कुछ लोग बिजनेस परचेज की एंट्री। तो मुझे लगता है आपको रीज़न पता चल गया होगा कि तीनों, चाहे वो अमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों ही का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा, क्योंकि हर किसी में कोई ट्रांसफरर कंपनी है, कोई ट्रांसफरी कंपनी, हर किसी में कोई ट्रांसफरर कंपनी है, कोई ट्रांसफरी कंपनी, कोई ट्रांसफरर कंपनी है और कोई ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी रियलाइजेशन बनाएगी और ट्रांसफरी कंपनी बिजनेस परचेज की एंट्रीज डालेगी। तो तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा रहा? सेम। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा, लास्ट, देयरफॉर इन केस ऑफ अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थैंक यू। अभी थैंक यू नहीं, अब हम अमलगमेशन के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले, रिवीजन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक पेन बेचना चाहती हूँ, ठीक है। ये पेन किसका है? रोरेटो पेन बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? बदला मीन्स वो रिवेंज वाला बदला नहीं, बदला मीन्स कंसीडरेशन। लॉ में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ना, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो मैं आपको ये रोरेटो का पेन बेचने जा रही हूँ, तो इसके बदले आप मुझे क्या देंगे?
ठीक है, तो आपका जवाब होगा, अगर मैं आपको ये पेन दूँ, ये पेन बेचूँ, तो आपका जवाब होगा आप मुझे क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है, तो कैश भी दे सकते हो या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश भी तो हो सकता है। ये कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला। ठीक है, तो या तो ये मैंने आपको पेन दिया तो आप उसके बदले या तो मुझे कैश दे दो या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा कोई और चीज़ दे दो। सपोज यहाँ पर ये रखा है डबल मिंट, तो मैंने आपको ये पेन दिया और आपने मुझे बदले में या तो क्या दिया, कैश दिया, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब आपने मुझे ये डबल मिंट दे दी। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ। कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब कुछ भी दे सकते हैं, या तो कैश या फिर कैश के अलावा और कुछ। ठीक है ना। अब मुझे एक और बात बतानी है। एक बात तो हम समझ गए कि अगर मैंने आपको कुछ बेचा है तो आपको मुझे बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, आपको मुझे बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। हो सकता है वो कैश हो या हो सकता है वो कैश ना भी हो, कंसीडरेशन अदर देन कैश, लेकिन आपको मुझे कंसीडरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेस कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, परचेस कंसीडरेशन। आपके लिए इसका नाम होगा परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, आप अपने घर पर क्या कहोगे कि मैंने उनसे पेन खरीदा और बदले में उनको कैश दिया या फिर कुछ डबल मिंट्स दिए, तो आप बोलोगे कि ये क्या है मेरे लिए, परचेस कंसीडरेशन। मैंने जो पेन परचेस किया उसके बदले में मैंने ये दिया, और इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, परचेस कंसीडरेशन। तो समझ में आया परचेस कंसीडरेशन क्या होता है। जो आपने कोई चीज़ खरीदी है उसके बदले में आप जो दे रहे हो उसको हम बोलते हैं परचेस कंसीडरेशन। अब दूसरा सवाल ये है, परचेस कंसीडरेशन का मतलब तो समझ में आ गया। दूसरा सवाल ये है कि ये परचेस कंसीडरेशन आप किसको दोगे, ये परचेस कंसीडरेशन आप किसको दोगे। तो आप ये सोच रहे होगे कि मिस ये भी कोई पूछने वाली बात है, अगर हमने पेन आपसे परचेस किया है तो परचेस कंसीडरेशन भी तो हम आपको ही देंगे, क्योंकि इस पेन की ओनर आप हो, तो जो इसका ओनर होगा उसी को तो मिलेगा। तो बस यही बात मुझे आपसे बुलवानी थी कि ये परचेस कंसीडरेशन किसको दोगे आप, ये कंसीडरेशन आप मुझे दोगे, मतलब इस पेन के ओनर को। ठीक है, कहानी समझ में आई। कहानी बहुत सिंपल सी थी। मैंने आपको ये पेन बेचा, पेन आ जाओ, ये रहा, ये मैंने आपको पेन बेचा रोरेटो का, और इसके बदले आपने मुझे जो भी दिया, कैश या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, उसका नाम आप क्या बोलोगे, आपके लिए वो नाम होगा परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, अब प्रोफेशनल वर्ड में है तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी बोलेंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, परचेस कंसीडरेशन, कि पेन के बदले परचेस कंसीडरेशन दिया। दूसरा सवाल, वो परचेस कंसीडरेशन किसको देंगे। तो आपने बोला मिस ये तो बहुत सिंपल सी बात है, वो परचेस कंसीडरेशन हम आपको देंगे। आपको क्यों देंगे, क्योंकि आप ही उस पेन की ओनर हो, तो परचेस कंसीडरेशन हम किसको देते हैं, ओनर को। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम अभी और बात करेंगे, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं परचेस कंसीडरेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं पुराना बता दूं कि अभी हमने क्या पढ़ा था। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अमलगमेशन में 3 एक्टिविटीज़ होती है। कौन कौन सी, मुझे नाम बताओ, मेरे साथ साथ बोलो। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या सिमिलर होता है, इन तीनों एक्टिविटीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों सिमिलर होता है ये भी हमने देख लिया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन तीनों एक्टिविटीज़ में इसलिए सिमिलर होता है क्योंकि इन तीनों एक्टिविटीज़ में एक कंपनी ट्रांसफरर होती है और दूसरी कंपनी ट्रांसफरी होती है।
ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो ख़त्म होने जा रही है, वाउंड अप हो रही है, अपने आप को लिक्विडेट कर रही है। तो वो जब ख़त्म हो रही है तो वो क्या बनाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट। और जो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है, यानी कि जो कंपनी ये वाला बिजनेस परचेस कर रही है, ये बिजनेस परचेस कर रही है, तो वो किसकी एंट्रीज पास करेगी, बिजनेस परचेस की एंट्री। तो तीनों एक्टिविटीज़ में तीनों चीज़ें सेम है, तीनों एक्टिविटीज़ में ये दोनों चीज़ें सेम है कि एक कंपनी ट्रांसफरर है, एक कंपनी ट्रांसफरी है। एक कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी और एक कंपनी बिजनेस परचेज की एंट्रीज पास करेगी। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं देयर इज़ नो चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई भी चेंज नहीं आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो ये तो हमने लॉजिकली देख लिया। अब ये चीज़ मैं आपको दोबारा क्यों समझा रही हूँ, कि दोबारा इसलिए समझा रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कौन खरीद रहा है बिजनेस। तो सिंपल सी बात है, ये तो बिजनेस ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये वाली कंपनी तो ख़त्म होने वाली है, ट्रांसफरर कंपनी। तो खरीद कौन रहा है बिजनेस, कौन खरीद रहा है, ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस खरीद रही है। तो इसके पास जाएगा बिजनेस। मैं पूछती हूँ आप लोगों से एक सवाल कि अगर मैंने आपको एक छोटा सा पेन बेचा था, उसके बदले आपने मुझे परचेज कंसीडरेशन दिया था, तो ये जो ट्रांसफरी कंपनी है, ये तो ट्रांसफरर कंपनी से इतना बड़ा बिजनेस खरीद रही है, तो क्या ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफरर कंपनी को कुछ देना नहीं चाहिए? ये कंपनी इस कंपनी को कुछ देगी नहीं, इतना बड़ा बिजनेस खरीद रही है, बदले में देगी नहीं, बिल्कुल देगी। तो उसको क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परचेस कंसीडरेशन। यहाँ मैंने पीसी शॉर्ट में लिख दिया है, परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, तो पता चला आपको कौन बिजनेस परचेस कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, और कौन परचेस कंसीडरेशन दे रहा है, ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को बदले में क्या देगी, परचेस कंसीडरेशन। ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, ट्रांसफरी कंपनी परचेज कंसीडरेशन किसको देगी, किसको देगी? तो जैसे आप लोगों ने परचेज कंसीडरेशन पेन के ओनर को दिया था, तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफरी कंपनी परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफरर कंपनी के ओनर्स को देगी। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ट्रांसफरी कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस खरीद रही है, वो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को क्या देगी, परचेज कंसीडरेशन। लेकिन किसको देगी, ट्रांसफरर कंपनी के ओनर्स को। अब मुझे ये बताओ, कंपनी के ओनर्स का मतलब क्या? ये तो पता चल गया कि ट्रांसफरी कंपनी परचेज कंसीडरेशन ओनर्स को देगी, लेकिन ओनर्स का मतलब क्या? तो ओनर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओनर्स का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफरी कंपनी परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। मुझे ये बताइए कि आपको इतनी बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आ गई तो भैया आपके लिए बहुत इजी होने वाला है चैप्टर। ठीक है, यही सारी बातें परचेज कंसीडरेशन में हम अभी पूरा रीड आउट करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, जब मुझसे पेन खरीद रहे हो तब बदले में कुछ दे रहे हो, कभी पैसे दे रहे हो तो कभी ये डेवलपमेंट्स दे रहे हो। तो इसका मतलब जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो भैया हमें अच्छा खासा परचेज कंसीडरेशन देना पड़ेगा। तो कंसीडरेशन किसको देना है? कंसीडरेशन देना है ओनर्स को। ओनर्स कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो अब रीड आउट करते हैं। परचेज कंसीडरेशन, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? वो पेमेंट जो कि हमने किसको किया है? ओनर्स को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, पेमेंट किस फॉर्म में किया है?
इन दी फॉर्म ऑफ कैश, या तो हमने उनको कैश दिया है, जैसे आपने मुझे पेन के बदले क्या दिया था, या तो कैश दिया था या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब डबलमेंट्स दे दिए। लेकिन ये बताओ, क्या हम इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या तो कैश दें और कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या हम उनको डबलमेंट्स दे दें? तो ये तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की गजब बेइज्जती हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना, डबलमेंट मत दे के आना। तो हम क्या देंगे उनको, या तो कैश देंगे या फिर क्या देंगे, इक्विटी शेयर, मतलब जो नई कंपनी फॉर्म होगी उसके इक्विटी शेयर्स देंगे, या फिर नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं और डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, हम उनको कुछ भी दे सकते हैं। क्या क्या कुछ भी में, डबलमेंट नहीं, क्या क्या दे सकते हैं, कैश, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, आर ट्रीटेड एज परचेज कंसिडरेशन, सिर्फ यही चीज़ों को क्या ट्रीट किया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, वो पेमेंट होता है जो कि किसको किया जाता है, ओनर्स को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किस फॉर्म में करेंगे, या तो कैश में, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इन चारों फॉर्म में अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको ट्रीट किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन। पहली लाइन समझ में आई। दूसरी, देयरफॉर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश डिबेंचर्स आर नॉट ट्रीटेड एज परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि हमने अभी ऊपर लाइन में आपको ये समझाया था कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जो पेमेंट ओनर्स को किया जाए, जो पेमेंट ओनर्स को किया जाए, और ओनर्स में कौन आते हैं, इक्विटी वाले और प्रेफरेंस वाले। क्या डिबेंचर आते हैं, नहीं। क्या कोई और लाइबिलिटी आती है, नहीं। क्या कोई एक्सपेंस आते हैं, नहीं। तो अब बाकी की लाइनों में ये यही बोलेंगे कि ऊपर वाली लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि खाली किसको देना है, इक्विटी और प्रेफरेंस को, खाली किसको देना है, ओनर्स को। यानी ना हम डिबेंचर वालों को मानेंगे, ना रियलाइजेशन कोई एक्सपेंस दिए उनको भी नहीं मानेंगे, या फिर कोई और लाइबिलिटी पे करिए उसको भी नहीं मानेंगे। ठीक है, हम सिर्फ किसको परचेज कंसिडरेशन कंसीडर किए करेंगे, सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को जो पेमेंट दिया है, बस वही। तो आगे एक एक बार रीड आउट कर लेते हैं, आपको समझ तो आ ही गया है कि सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है जो कि पेमेंट ओनर को दिया है। पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर, हमने पेमेंट किसको किया है, डिबेंचर होल्डर को, या तो कैश में पेमेंट किया है या फिर हमने उनको कुछ डिबेंचर्स दे दिए, उनको हमें परचेज कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, ये लाइन ध्यान से देखना, नहीं करना है। एज वेल एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जो बिजनेस परचेज कर रही है, अगर उसने ट्रांसफरर कंपनी के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए तब भी हम उसको परचेज कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करेंगे। थर्ड वाली लाइन, इफ अ सर्टेन लाइबिलिटी of the transferor company has not been taken over by the transferee company, it will be discharged by the transferor company। क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन बोल दी, कुछ भी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं उठाई तो सिंपल सा मीनिंग है कि वो लाइबिलिटी मैं तो पे नहीं करूँगी, तो कौन करेगा, ये खुद करेंगे अपने आप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ अ सर्टेन लाइबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफरर कंपनी, इस कंपनी की कोई लाइबिलिटी है, हैज़ नॉट बीन टेकर ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, वो हमने नहीं उठाई, इट विल बी डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरर कंपनी। सिंपल मीनिंग है, अगर इनकी लाइबिलिटी हमने नहीं उठाई तो हम पे नहीं करेंगे, अगर हमने उठाई नहीं है तो हम पे क्यों करें, तो फिर कौन पे करेगा, ये खुद पे करेंगे। तो लास्ट में वही लिखा है, इट विल बी डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरर कंपनी, खुद करेंगे पे। आगे, अदर पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटी सेटलमेंट इज नॉट परचेज कंसिडरेशन, अगर हमने इनकी कोई और लाइबिलिटी अगर हमने उठाई है और उसको हमने पे किया है तो हम उसको भी परचेज कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्रक्स इसका यही है कि परचेज कंसिडरेशन सिर्फ उसको ही ट्रीट करेंगे जो ओनर्स को दिया है, यानी जो इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को दिया है। बाकी इसके अलावा अगर हमने उनके कोई डिवेंचर्स को पेमेंट दिया है, उनके कोई रिलेशन एक्सपेंसेस उठाए हैं, उनके कोई हमने और कोई लाइबिलिटी पे करी है,
तो किसी को भी हम परचेज कंसीडरेशन ट्रीट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? परचेज कंसीडरेशन से वही पेमेंट को ट्रीट करेंगे जो कि इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को दी है। ये 6 बार मैं आपको एक बात क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि आपको परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करो, तो आप बड़े स्टाइल से लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बस वही पेमेंट लेना है जो इक्विटी और प्रेफरेंस को दिए। अब स्टाइल में कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन लिख दो और उसके बाद उन्होंने कोई पेमेंट डिवेंचर को दिया, आपने वो भी रख लिया, कोई एक्सपेंसेस पे किए, आपने वो भी रख लिया, कोई डिवेंचर्स पे किए, एक्सपेंसेस, रिलेशन एक्सपेंसेस, कोई लाइबिलिटी पे करी, आपने उसको भी रख लिया। तो ऐसे थोड़ी ही होता है। आपको सिर्फ कौन सा परचेज कंसीडरेशन कंसीडर करना है, जो कि पेमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को देना है, बस इतना ही करना है, इधर मत जाना। इसलिए आपको ये बात 6 बार बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर पीसी कैलकुलेट करना होगा और आपने पीसी ही गलत कैलकुलेट कर दिया तो क्या ही मतलब है मेरा इतना समझाने का। तो ये चीज़ गलती मत करना, ठीक है? ये सारी बातें समझ में आती है पांचों? फिर से बताओ। पहली लाइन का ये मतलब था वही पेमेंट आएगा परचेज कंसीडरेशन में जो इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को दिया है। दूसरी बात में ये लिखा था कि अगर हमने कोई डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया है तो वो नहीं आएगा, कोई रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए वो नहीं आएगा। लास्ट वाली लाइन में लिखा था कोई और लाइबिलिटी सेटल की है वो भी नहीं आएगा। सब में नोट लगाए, ठीक है? और चौथा वाला पॉइंट ये बोल रहा था कि अगर हमने उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं उठाई है, इसका मतलब हम पे नहीं करेंगे, इसका मतलब वो खुद पे करेंगे, ठीक है? कौन पे करेगा? वो ट्रांसफरर कंपनी, उनकी हेडेक है, वही पे करे, हम क्यों करें? इतनी सी बात थी। अब आते हैं परचेज कंसीडरेशन में। परचेज कंसीडरेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है? इसके मेथड पे जाने से पहले हम किसकी बात करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, क्योंकि इस पे आपका पहला इलस्ट्रेशन है स्टडी मटेरियल में, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है जो उसकी बिल्कुल नेचुरल वैल्यू हो, उसकी बिल्कुल रियल वैल्यू हो। अब इसका क्या मतलब होता है नेचुरल और रियल वैल्यू का? तो इसका देखो सिंपल सी बात है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का मतलब अगर ये कंपनी आज बंद होने जा रही है तो इसका एसेट्स रिलाइज होंगे और इसके लाइबिलिटीज रिलाइज होंगे। एसेट से पैसा आएगा, लाइबिलिटीज को पैसा जाएगा, ठीक है? फिर जब एसेट से पैसा आएगा, लाइबिलिटी से पैसा जाएगा, रुको मैं स्टाइल में लिखती हूँ, एसेट से पैसा आएगा, लाइबिलिटी से पैसा जाएगा, तो ये जो अमाउंट बटेगा ये किसको मिलेगा? ये ओनर्स को मिलेगा, ठीक है? ये ओनर्स को मिलेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा ओनर्स में। तो पर शेयर कितना मिलेगा? अगर हम ये अच्छी खासी कंपनी जो आज चल रही है इसको हम आज बंद कर दें, बंद करने का मतलब एसेट से पैसा आ गया, लाइबिलिटी से पैसा चला गया, तो फिर ओनर्स को कितना मिलेगा? तो पर शेयर ओनर को कितना मिलेगा आज के दिन, उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी अच्छी है तो इसको राइटिंग यहाँ पर ऐसी ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे होता है ना, कभी कभी हमने किसी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए और हमें ये जानने की बड़ी खुशी है कि अगर ये आज कंपनी बंद हो गई तो हमें कितना पैसा मिलेगा, अगर ये आज कंपनी बंद हो गई तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हम उनके एसेट्स देखेंगे कितना आ रहा है, लाइबिलिटीज़ कितने पेमेंट हो रहा है, जो बचा पैसा होगा पर शेयर हमें मिल जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। खत्म, इतना सिंपल से था। लोग डर जाते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, ओ माय गॉड क्या हो गया? तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब इसको और अच्छे से देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज़ रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कैसी होती है? नेचुरल वैल्यू, एकदम रियल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट इन बिजनेस। ये किस बेसिस पे की जाती है? नेट एसेट। नेट एसेट अभी हमने किया एसेट माइनस लाइबिलिटी
यहाँ पर निकल के क्या आया था, नेट एसेट है ना। और ये जो नेट एसेट्स का सरप्लस है ये किस में बट जाएगा, ओनर्स में। तो यहाँ पे हमने वही किया है, ऑल एसेट्स एट करंट प्राइस। करंट प्राइस पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि आज अगर ये कंपनी बंद हो गई तब पैसा कितना मिलेगा। इसलिए हम किस पर लेंगे, सारी की सारी एसेट करंट प्राइस पर। फिर सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ले लेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, नेट एसेट्स आ जाएगा। अब ये जो सरप्लस आया है, ये जो नेट एसेट्स आए हैं, ये किस में बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में यानी कि ओनर्स में। तो हम डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे और हमें पता चलेगा कि पर शेयर हमें कितना मिल रहा है, और जो मिलेगा उसको ही हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ छोटी सी बात बस ये थी कि अगर करंट प्राइस ना दे रखा हो तब हम क्या करें, तो हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हम जो बुक्स में दिखी रखी है यानी कि जो बुक वैल्यू होगी उसी को कंसीडर कर देंगे। ठीक है, तो अगर करंट प्राइस हमें कब लेनी है, जब वो गिवन हो। अगर नहीं गिवन हो, इफ गिवन, तब करंट प्राइस, अदरवाइज बुक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स आपको समझ में आया। वो जो रियल वैल्यू हो यानी कि आज के दिन अगर कंपनी बंद पड़ने जाए तो फिर हमें कितना पैसा मिलेगा पर शेयर, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। फाइनली आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड आते हैं। नाम के हैं 3, लेकिन 2 ही मेथड है। नाम के 3 कौन से हैं, पहला नेट एसेट मेथड, दूसरा नेट पेमेंट मेथड, तीसरा लमसम मेथड। ठीक है, ये नाम के 3 हैं लेकिन है कितने, 2 क्यों है, क्योंकि ये जो नेट पेमेंट मेथड है और लमसम मेथड है ये एक ही है। ठीक है, इन दोनों का सेम ही है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ ही रख लिया और नेट एसेट को अलग रख लिया। ठीक है, तो कितने हैं, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, लमसम मेथड, जिसमें जो नेट पेमेंट मेथड और लमसम मेथड है वो एकदम सेम है। तो पहले हम इसको ही ख़त्म कर लेते हैं, बहुत सिंपल भी है, नेट पेमेंट मेथड और लमसम मेथड। नेट पेमेंट मेथड मतलब कितना पेमेंट हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर आपने मुझसे पेन खरीदा और बदले में जो दिया उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, और ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मतलब अगर आपने मुझे ये 10 रुपये की डबल मिंट दी है, ठीक है, और कुछ भी रखा है क्या यहाँ पर, 1 सेकेंड, बिस्किट्स रखे हैं लेके आते। सपोज करो ये कुछ आपने मुझे दिया, ये है टाइगर क्रंच है क्या, हाँ ये टाइगर क्रंच है 5 रुपीज़ का, और ये बोरबोन होगा 10 रुपीज़ का। दिस मीन्स कि नेट पेमेंट मेथड क्या क्या पेमेंट किया आपने, मुझे 10 रुपये की क्या दी, डबल मिंट दी, 10 रुपये का एक और बिस्किट दिया, और 5 रुपये का टाइगर क्रंच एक और बिस्किट दिया। तो नेट पेमेंट कितना हुआ, नेट पेमेंट हुआ ये हो गया 25 रुपीज़। यानी कि मैंने आपको एक पेन दिया और बदले में आपने मुझे क्या दिया, 25 रुपये का कंसीडरेशन। तो उस 25 रुपये को हम मानेंगे परचेज कंसीडरेशन। जो जो आपने मुझे दिया बदले में उसको हम बोलेंगे परचेज कंसीडरेशन। वही सेम चीज़ है नेट पेमेंट मेथड, यानी कि जो जो ट्रांसफरी कंपनी ने ओनर्स को पैसा दिया उनको हम बोलेंगे पैसा दिया या फिर परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, जो भी दिया उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसीडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। तो जैसे आपने मुझे कुछ डबल मिंट्स दिए, कुछ बिस्किट्स दिए, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा। उसी तरीके से देखो हमने यहाँ क्या किया, किसको पेमेंट करते हैं हम, स्टार्टिंग वाली लाइन में देखा था ओनर्स को। ओनर्स मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। तो नेट पेमेंट का मतलब है कितना पेमेंट किया, यानी कि हमने इक्विटी वालों को कितना पेमेंट किया और हमने प्रेफरेंस वालों को कितना पेमेंट किया। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा। अच्छा, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर हम ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा या कुछ और भी दे सकते हैं, तो क्या क्या दे सकते हैं, हम उन्हें कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं और डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। जो भी हमने दिया हो उनको यहाँ पर रख दो। उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया, कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं और डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। जो भी दिया उसको यहाँ रख दो।
और दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन। बहुत ही सिंपल है ना। अब बातें आती है कि मिस अगर परचेज कंसीडरेशन ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इतनी आसानी से, अगर यहाँ पर हमें शेयर्स की कभी कुछ चीज़ पता ना हो तब हम क्या करेंगे? मतलब अगर हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं हो, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता हो, प्राइस नहीं पता हो, पेमेंट नहीं पता हो, मतलब कुछ ऐसा जो हमें पता ना हो और हम ये अमाउंट नहीं निकाल पा रहे, तब हम क्या करेंगे? तब तो हमारा परचेज कंसीडरेशन यहाँ पर इतना इजीली नहीं निकल पाएगा। तब हम क्वेश्चंस में परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत कभी आए तो आप कौन से मेथड पर स्विच कीजिएगा? आप दूसरे मेथड पर, मतलब नेट एसेट मेथड पर स्विच कर लेना बहुत ही जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पेमेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन में पेमेंट नहीं दे रखा हो, जैसे यहाँ पर आपने इतनी जल्दी पेमेंट लिख लिया था ना, वो पेमेंट ही नहीं दे रखा हो, खाली क्या दे रखा हो, या तो शेयर इशू गिवन हो या फिर नंबर ऑफ शेयर गिवन हो। और अगर नंबर ऑफ शेयर गिवन है लेकिन उसका प्राइस ऑफ शेयर ही नहीं गिवन है, तो आप पेमेंट कैसे निकालोगे? तो अगर कुछ भी ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं निकाल पा रहे हो कि आपने इक्विटी वालों को कितना पेमेंट दिया, प्रेफरेंस वालों को कितना पेमेंट दिया, तो आप एट द एंड परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो बहुत जल्दी से आपको क्या करना है, कहाँ पर जाना है, नेट एसेट मेथड पर आपको स्विच कर लेना है। देन ऑलवेज यूज नेट एसेट मेथड, ठीक है। ये लाइन याद रखना, बहुत काम आने वाली है। फंसे मत रहना क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन निकाल रहा, हाय मेरा परचेज कंसीडरेशन नहीं, फटाफट से स्विच करना है नेट एसेट मेथड पर। अब नेट एसेट पर स्विच तो कर लिया, लेकिन नेट एसेट समझ तो ले क्या होता है। बहुत ही सिंपल, अभी किया था सेम वैसे। नेट एसेट, सबसे पहले नेट एसेट निकालेंगे। नेट एसेट कैसे निकालते हैं? जो भी हमने एसेट्स एक्वायर किए हैं उनको यहाँ लिख देंगे, और जिस प्राइस पर एक्वायर किए हैं वो, जैसे कि ये आपने मुझसे एक्वायर किया है पेन, ये कितने प्राइस पे किया है वो लिख लेंगे। आपने मुझसे 25 में लिया है, 35 में लिया है, जितने रुपए में लिया है, ठीक है। तो जो हमने एसेट्स एक्वायर करे हैं उसकी अग्रीड प्राइस लेंगे। जो भी हमने लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर किए हैं, यानी कि जो भी हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने वाले हैं, उसको माइनस कर देंगे, हमारी आ जाएंगी नेट एसेट। तो नेट एसेट मेथड का मतलब क्या है? नेट एसेट्स तो आ गई, साथ में क्या करना, गुडविल। ये आपने बचपन में सीखा, बचपन मतलब 11th 12th या फिर एंट्रेंस सीए का फाउंडेशन या सीपीटी में सीखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, नेट एसेट कितने होते हैं, ध्यान से देखना। नेट एसेट हुए 1 CR के, ठीक है। ये जी नहीं है, 1 CR है। आप लोग कहोगे कि अपने नाम से ही बहुत प्यार है, हमेशा जी लिखते हो, नहीं, ये 1 CR है, ठीक है। नेट एसेट्स हमारे हुए 1 CR के और हमने उन्हें पेमेंट किया है 1.5 CR का। ओ माय गॉड, नेट एसेट्स निकले 1 CR के, लेकिन हमें पेमेंट किया है 1.5 CR का। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि 0.5 CR यानी कि ये 50 लाख मैंने क्यों दिए हैं? तो ये चीज़ आपको बहुत बार आई होगी 11th में, 12th में या फिर सीपीटी फाउंडेशन में, कि जब हम पेमेंट ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारे पास सामान कम आता है, तब हम क्या बोलते हैं कि हमने ये बिजनेस परचेज किया होगा तो हमें साथ में मिली होगी गुडविल, है कि नहीं? किया है ना ये चीज़। जब एंट्री करते थे तो डेबिट साइड कम रह जाता था, क्रेडिट साइड ज़्यादा चला जाता था, यानी कि हमने पैसे ज़्यादा दिए हैं लेकिन यहाँ पर तो कम आया है, तो हम डेबिट में क्या करते थे, गुडविल लिखते थे। याद आया कुछ? तो नेट एसेट्स प्लस गुडविल आपका आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन। समझा? बहुत अच्छे। तो नेट एसेट मेथड से हम परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालेंगे? जो भी आपने एसेट्स एक्वायर की होंगी जिस प्राइस पर, ठीक है। अगर ये मैं आपको 25 रुपीज़ का दूंगी तो 25 लिखा जाएगा, 35 का दूंगी तो 35 लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी अग्रीड प्राइस होगी वो, क्योंकि आप उसके बदले वही तो पैसा दोगे।
अगर मैं आपको ये 25 रुपये का दूंगी तो आप मुझे ये जो डबल मिंट है, ये बिस्किट्स हैं, ये कितने रुपए के दोगे? 25 के। अगर मैं आपको ये पेन 35 का दूंगी तो मुझे आप परचेज कंसिडरेशन किसका दोगे? 35 का। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए? अग्रीड प्राइस। जिस प्राइस पर लोगे वही प्राइस से हमारा निकलेगा परचेज कंसिडरेशन। ये मैं 3 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो गई होगी कि एसेट एक्वायर्ड में अग्रीड प्राइस क्यों लिया, बुक वैल्यू क्यों नहीं लिया। तो भाई जो मैं चीज़ बेच रही हूँ वो जिस प्राइस पर बेचूंगी उस प्राइस पर ही तो आप मुझे परचेज कंसिडरेशन दोगे। तो इसलिए हमें परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए हमेशा वही प्राइस रखनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो सबसे पहले नेट एसेट्स निकाल देने हैं, गुडविल ऐड कर देनी है, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, ठीक है, अभी मैं बस वीडियो ख़त्म करने वाले हैं, एक छोटी सी बात और सुन लो। अगर सपोज करो कि कभी आपने नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया बहुत आसानी से, यानी कि आपको नेट एसेट मेथड पर स्विच करना पड़ा ही नहीं, लेकिन आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है, तब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, यहाँ से जो नेट एसेट्स हैं जो आपने फर्स्ट मेथड से यानी कि नेट एसेट मेथड से जो निकालोगे वहाँ से नेट एक्वायर करके और आप यहाँ से गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है। नहीं आया समझ में? एक और बार समझाऊँ? देखो, सपोज करो आपने यहाँ से परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी निकलेगा वो निकालना है। तो आपने परचेज कंसिडरेशन यहाँ से निकाल दिया, इस परचेज कंसिडरेशन को आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो। अब देखो, परचेज कंसिडरेशन तो आपने यहाँ से निकाल लिया, तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाएगा इस वाली जगह पे, और ऊपर वाले मेथड से यानी कि नेट एसेट वाले मेथड से नेट एसेट निकल आएंगे, यानी कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करें तो बीच में हमारा क्या बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी? गुडविल। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा हो कि गुडविल निकालनी है तो परचेज कंसिडरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे, और नेट एसेट यहाँ से निकाल सकते हैं और बीच में हमारा बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ जाएगी। अब आ गया समझ में? सिंपल है ना? और गुडविल कब निकलती है? जब हम उनसे एसेट्स कम ले रहे होते हैं लेकिन हमें पेमेंट ज़्यादा करते होते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व कब निकलता है? आई नो आप ये चीज़ पता है आपको, लेकिन मैं उनको बता रही हूँ जो फाउंडेशन वगैरह या सीपीटी वगैरह में ये चीज़ नहीं पढ़े हो, वो भी सीख लो कि अगर हम कभी एसेट ज़्यादा लेते हैं, यानी कि हमारे नेट एसेट्स आए 2 करोड़ के, लेकिन हम पेमेंट सिर्फ 1.5 CR का कर रहे हैं, यानी कि सामान ज़्यादा आया है लेकिन हम पेमेंट कम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा तो हो गया फ़ायदा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक कैपिटल प्रॉफिट। तो हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो 50 लाख आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो जब हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो गुडविल, और जब हम कम पेमेंट करते हैं तो ये हमारा फ़ायदा है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो हम इसे डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब कब आता है। ठीक है, गुडविल कब आता है और CR कब आता है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप लोग इतनी देर तक रुके हो, इतना झेल रहे हो मुझे, तो एक छोटी सी बात और है, वो भी समझा देती हूँ। ठीक है, फिर भी बता ही देती हूँ। ठीक है, मे भी आपको पता हो लेकिन मैं बता देती हूँ। ये नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड के बारे में एक छोटी सी बात। देखो, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जो हम इक्विटी वालों को पैसा देते हैं। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, यानी कि ओनर्स को जो हम पैसा देते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो अगर हम खाली इसको उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि हमने इनको पेमेंट किया है। और अगर हम इन दोनों को उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेट एसेट मेथड। मतलब अगर सोचो, एसेट में से अगर हम ये लाइबिलिटी माइनस कर दें तो बचेगा क्या? इक्विटी वाली तो बचे, तो पता चल जाएगा कि ओनर्स वालों को कितना पैसा दिया है। सिंपल। तो अगर मैं खाली इसको उठाऊं तो हम बोलेंगे नेट पेमेंट मेथड, और अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूं यानी कि नेट एसेट निकालूं तो हम उसको बोलेंगे नेट एसेट मेथड। देखो, बात वही सेम है, या तो खाली इक्विटी उठा लो या एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करो, तब भी इक्विटी ही बचेगी, बात एक ही है। तो ये वाली बात आपको
अच्छी लगी जानकर। मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई हो, लेकिन जिसको नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं हो, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पता हो और वो मैं आपको बताऊं तो आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़े, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बता देना कि अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ, ये अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये मैंने आपको सिखाई, ऐसी छोटी छोटी बातें। ठीक है, ताकि आप अकाउंट्स में जीनियस बन जाए। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं हम लोग। काफ़ी मज़ा आया। अमलगमेशन चैप्टर में काफ़ी बड़े बड़े हमने कंसेप्ट, जो बेसिक ओवरव्यू होता है ना, उसमें जो काफ़ी बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, तीनों में एक्टिविटीज़ में डिफरेंस देखना, परचेस कंसिडरेशन एक अलग ही टॉपिक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ, बिकॉज इस तरीके से आपको आगे की भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है ना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब अमलगमेशन चैप्टर आसान लग रहा है या नहीं, आज की क्लास में मज़ा आया या नहीं। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बस इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।